हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़। आज की इस क्लास का मकसद है कि मैं आप लोगों को हु एंड हुम के डिफरेंस को अच्छे तरीके से लॉजिकल तरीके से समझाऊं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो 25 से 30 मिनट की ही वीडियो है। आपको जरूर समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों को भी आप दूर करेंगे। तो चलिए समय को वेस्ट किए बगैर इस क्लास की शुरुआत करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हु एंड हुम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। वहां ये भी लिखा है कि कमजोर दिमाग वाले इसको ना देखें। कमजोर दिमाग वाले का मतलब ये रहा आपका कि जो रूल रटने वाले बच्चे हैं, जो समझना ही नहीं चाहते किसी चीज़ों को, ये उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ये ठान लें कि नहीं हम समझ लेंगे, हमें भी समझना है क्योंकि ऑफिसर बनना है तो चीज़ों को तो समझना ही पड़ेगा, तो उन्हें भी समझ में आएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हु एंड हुम बोथ द वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी न किसी को रिलेट करे। डिफरेंस क्या है? ये दोनों के दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हु इज यूज टू रेफर टू अ सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। ये तीन बातें आपको यहां पे दिमाग में रखनी है। पहला कि हु एंड हुम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। दूसरा, बोथ ऑफ देम आर यूज टू रेफर टू ह्यूमन बीइंग्स। तीसरा, हु इज यूज टू रेफर टू सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज टू रेफर टू ऑब्जेक्ट। तो वन बाय वन अब इसे हम समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझने की इसे हम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि द बॉय हु कम्स हियर इज ऑनेस्ट। अभी सिर्फ समझा रहा हूं मतलब कि क्या है ये, स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अभी हम बहुत डिटेल में, लेकिन पहले जान ले कि पढ़ क्या रहे हैं। जैसे हु हमने यूज किया और मैंने इसको बोला कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये निकला कि जो किसी न किसी को रिलेट करेगा। तो जिसको भी वो रिलेट करेगा ना, वो इन जनरल उसके पहले ही आएगा। ठीक, वैसे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैं बात करूं तो हु है, हुम है, विच है, दैट है, और भी है, लेकिन बेसिकली हम इसका डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम इन दोनों का डिस्कशन करने चल रहे हैं, इनको भी बाद में समझेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसी न किसी को रिलेट करेगा और जिसको भी वो रिलेट करेगा वो तुरंत उसके पहले ही आएगा। पहली बात तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, ग्रामर की भाषा में उसका नाम हम देते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को हिंदी में हम कहते हैं जो पहले आए, जो पहले आए। इंग्लिश में तो एंटीसीडेंट कह ही रहे हैं, दैट कम्स बिफोर, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट टर्म अगर मैं बोलूं तो अब आपको यह समझ लेना है कि एंटीसीडेंट इज अ टर्म दैट कम्स बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन हु हो सकता है, हुम हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। फिलहाल मैं हु और हुम के बारे में बताऊं तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, समझ में आया? ये जो इसके पहले आए। अब इसके साथ लगाएं क्या, हु लगाएं कि हुम लगाएं? इस सेंटेंस में हुम नहीं लगेगा, हु लगेगा। चूंकि ह्यूमन बीइंग है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक लगेगा। हालांकि दैट भी लगा सकते हैं, तो दैट का डिस्कशन नहीं करेंगे, विच और दैट का। आज सिर्फ और सिर्फ हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हु एंड हुम का। मैंने बोला कि हु यूज करेंगे जब सब्जेक्ट हो तब, हुम यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट हो तब। दो बातें। मुझे कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है?
तो चलिए अब हम इसके डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो रिलेट करे, जिसको रिलेट करेगा वो एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आए। एंटीसीडेंट आएगा कहाँ? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। ह्यूमन बीइंग को रेफर करने के लिए हु एंड हुम का यूज करेंगे। हु यूज करेंगे तब जब होगा ये सब्जेक्ट, हुम यूज करेंगे तब जब होगा ये ऑब्जेक्ट। एकदम दिमाग और आंख सब यहीं गड़ाए रहिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये पता करना बाकी रह गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या जरूरत है रिलेटिव प्रोनाउन की? क्यों नहीं हम बिना रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस बना लें? चलिए बना के देख लेते हैं भाई, क्यों जरूरत पड़ी। तो हमें यह समझना आसान हो जाएगा कब हु लगेगा और कब हुम लगेगा। ठीक है, चले समझने की कोशिश की जाए भाई इसके बारे में भी। मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा, द टीचर टीचेज इंग्लिश। यह हमारा एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि वो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। अब मुद्दा यह है, किसी ने पूछ दिया सर कौन वाला टीचर, कौन टीचर? तो अब मुझे इस टीचर के बारे में कुछ बताना है। अब मुझे इस टीचर के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा। तो पहले मैं अब टीचर के बारे में बता लूं तब उसके बारे में लिखूं। तो एक काम करते क्या है ना कि इस टीचर को और ये बाकी का ये जो हिस्सा है सब्जेक्ट है, ये जो हिस्सा है इसका प्रेडिकेट है। ठीक है ना, इसको सरका देते हैं। ऐसे सरक तो पाएगा नहीं, तो मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। पहले इस टीचर के बारे में बता लूं कौन है ये टीचर। तो यहां से लिखता हूं द टीचर, पहले हिंदी लिख देता हूं इसका मैं। ये सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट। अब एक काम करता हूं कि थोड़ा सरका के उसको उधर कर देता हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे इसे ज्यादा देखते हैं। तो मैं पहले हिंदी में ही इसके बारे में बता दूं। वो टीचर जो यहां रहता है, जो यहां रहता है, फिर इंग्लिश में कर देंगे इसे पूरा, बस पहले समझ लेंगे है क्या। अब ये टीचर के बारे में मैंने यहां बता दिया। अब ये जो बच गया उसको लिख देते हैं टीचेज, टीचेज इंग्लिश। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ही और लिखता हूं, ये देखने के लिए कि और क्या हो सकता है उस टीचर के बारे में। द टीचर, यही सब्जेक्ट है भाई, इसी के बारे में बताना है। जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम जानते हो, बता दिया उसके बारे में ना। अब यहां पे लिख दिया टीचेज इंग्लिश। ये दो बातें हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो मैंने ये लिखा है कि जो यहां रहता है, ये किसके बारे में बोला गया? इस नाउन के बारे में बोला गया। हमें पता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला कोई भी वर्ड और फ्रेज और क्लॉज जो भी होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो चूंकि ये जो सेंटेंस है हिंदी वाला, वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन ये एक सेंटेंस का हिस्सा है जो कि क्लॉज है। उपवाक्य को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी उपवाक्य को अंग्रेजी में क्लॉज बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आप में से किसी को एक क्लॉज नहीं समझ में आता है तो टेंशन ना ले, कुछ वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं इसमें क्लॉज के, उनको देख लीजिएगा। नहीं देखना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, आगे जब पढ़ाऊंगा क्लॉज वगैरह तब समझ लीजिएगा। यहां भी बोला गया तुम, जिसको तुम जानते हो, तो ये भी उसी नाउन के बारे में बताया, तो ये भी क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। यानी हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमें किसी के बारे में कुछ बताना हो तो उसको रिलेट करके पहले कुछ बता लें। तो रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके जो क्लॉजेस बनते हैं उनका नाम होता है रिलेटिव क्लॉजेस। और जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसीलिए उनको बोल दिया गया एडजेक्टिव क्लॉजेस। ये टर्म्स याद रखिएगा।
तो रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके जो क्लॉज हम बनाते हैं उसका नाम होता है रिलेटिव क्लॉज। जो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं, चूंकि वो नाउन या प्रोनाउन के ही बारे में बता रहे होते हैं, तो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। सिंस इट इज अ क्लॉज, जिसे हम बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉजेज जो होते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं, तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमारे यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर रिलेटिव क्लॉजेज हम यूज क्यों करते हैं। तो गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर। जो नाउन या प्रोनाउन पहले आए उसी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ही हम रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाए भाई, चेक करते हैं। हिंदी में आपने इसे बोला जो, हालांकि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हम करेंगे नहीं। ये जो हिंदी में मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसे अच्छे से समझ सकें, बिकॉज इस वाले स्लाइड के बाद इसको अंग्रेजी में ही बताऊंगा, वैसे ही आदत डालनी है। तो अब आपको समझ में आ रही है कि कोई ना कोई तो यहां रहता है। तो कौन रहता है? जो यहां रहता है। ये जो है कौन? वो टीचर। यानी ये टीचर को इस एक्शन का डूअर बताया गया, यानी सब्जेक्ट बताया गया। तो जब ये इंसान या ये चीज आगे आने वाले वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए, तो जो भी बंदा आया है इसको रिलेट करने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो एक सब्जेक्ट को रिलेट करेगा। जब वो एक सब्जेक्ट को रिलेट करेगा तो फिर हम वहां पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हु। रहता है वो सिंगुलर है तो लिव्स हियर। क्या बोलेंगे इसको? हु लिव्स हियर, जो यहां रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। तो ये बन गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लॉजेस बनती हैं इनका नाम होता है रिलेटिव क्लॉज। जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से लेके जहां तक वो बात खत्म हुई है उसके आगे ही सेंटेंस का मेन वर्ब रहेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब यहां रहेगा। तो बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया इनके बारे में। तो अब आपको ये पता करना सीखना पड़ेगा कि ये जो भी बंदा है, क्योंकि अब तो हिंदी तुम्हारा लिखा नहीं रहेगा एग्जाम में, इंग्लिश ही लिखा रहेगा। अब आपको बस यही पता करना सीखना है कि अगर ये वर्ब है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हु, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हुम। कैसे पता करेंगे? इस वर्ब का अगर ये जो एंटीसीडेंट है, अगर इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, इस वाले वर्ब के लिए अगर वो सब्जेक्ट है एंटीसीडेंट, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो फिर रिलेटिव, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस। पहचानते हैं पहले हिंदी में तब अंग्रेजी में आएंगे। द टीचर, जिसको तुम जानते हो, तो जानने का काम तो तुम कर रहे हो। तो किसको जानते हो तुम? टीचर को। यानी वो टीचर इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो इसका ऑब्जेक्ट है ना तो फिर इसको लिखेंगे हुम यू नो। वो टीचर जिसको तुम जानते हो, तो ये तुम जानते हो इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट तो आ गया। तो तुम उसको जानते हो तो उसी को इससे रिलेट करना है। तो रिलेट करने के लिए इंसान को या तो आप हु लगाएंगे या तो आप हुम लगाएंगे। सब्जेक्ट होगा तो हु लगा देंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो हुम लगा देंगे। तो यहां पता चल गया कि इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट ये है तो फिर वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसे ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। अब जहां ये रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ है, इस सब्जेक्ट का वर्ब वहीं आया है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको। नहीं सोचेंगे तो फिर कुछ होगा भी नहीं। एक तो हमें आता नहीं, हम चाहते भी नहीं है कि हमको आए, बस रूल याद करना चाहते हैं तो वही याद करते रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसको अब हम लोग इंग्लिश में, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। उन एग्जांपल्स में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये बन सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो एक टाइप 1 लिखता हूं मैं। ठीक है, टाइप 1 क्या है भाई? पहला, द वुमन डैश helps you is my aunt। एक एग्जांपल ये रहा। दूसरा, द वुमन ब्लैंक you help is my aunt। Now I'll give you two options। उन्हीं ऑप्शंस से यहां ब्लैंक को फिल करना है। ए, who, बी, whom। who है
तो सब्जेक्ट, whom है तो ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर। अब मैं आपको कुछ यहां बताना चाहता हूं कि कैसे पता करें वहां पे, तो थोड़ा समझिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना आइडिया तो होगा ही। जैसे किसी सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो सकते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई वर्ब है और अगर ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तीसरा, अगर आपने कोई लिंकिंग वर्ब यूज किया, इसे मार जनरली मैं लिख देता हूं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब है, कोई ऐसा वर्ब आ गया, तो इसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस जब आप बना रहे होते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि जो आएगा ही आएगा, वो है सब्जेक्ट। यानी किसी सेंटेंस में जो वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के तो आ सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकता है। यानी हर एक वर्ब का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। अब उस सब्जेक्ट को आपको ढूंढने की जरूरत है कि कहां है। तो अब जैसे कि यहां पे एक वर्ब दिया गया है, हेल्प, इसके बाद ये आया है तो ये बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, यहां पे क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट तो आ गया। अब हमें यही पता करना है ना कि यहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएं, हु लगाएं कि हुम लगाएं। तो सिंपल सा तरीका है, आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ना ये क्लॉज बना है। द वुमन के बारे में जो बात हुई है यहां पर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एक मिनट, ये अलार्म बजने लगा, थोड़ा सा रुक जाएं आप लोग। देखिए, अब मुद्दे की बात यहां पर यह है, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, द वुमन इज माई आंट, द वुमन इज माई आंट, तो ये जो बीच में बताया गया तो कौन वाली औरत, तो वो वाली औरत। अब हमें यह पता करना है कि अगर ये वर्ब है तो वर्ब तो बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकता। यानी अब आपकी मजबूरी है कि यहां पे आपको एक सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है। तो जब इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है तो एक बात और क्लियर हो गया है कि जब सब्जेक्ट आ चुका है तो फिर यहां सब्जेक्ट नहीं, हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। यानी बोलना यह चाहता है कि तुम जानते हो जिस औरत को, और वो सॉरी, तुम मदद करते हो जिस औरत की, तो ये जो औरत है इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के इससे रिलेट करना है। यानी जिसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर यहां पे आपको लगाना पड़ेगा हूं। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, द वुमन हेल्प्स यू, तो जो मदद तुम्हारी कोई ना कोई तो करेगा। तो इसके पहले जो आया है वो वुमन ही है, तो वो वुमन ही हेल्प करते हैं, वो महिला जो तुम्हारी मदद करती है। यानी कि वो सब्जेक्ट को रिलेट करना है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट को रिलेट करना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हु। तो ये ऐसे ही हमें पहचानना है, और कोई इसका तरीका है नहीं। तो एक तरीका तो ये है आपका जो सबसे आसान वाला तरीका है। अब मैं ऐसे ही दो एग्जाम्पल और देता हूं, और उन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको बताना ये टाइप 1 ही है। अभी टाइप 1 क्या है मैं अभी लिखा दूंगा, बस अभी एग्जाम्पल पहले समझिए। मैंने लिख दिया कि द, दूसरा एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ब्लैंक, या एक काम करते हैं ना, होम लिख ही देता हूं यहां पे मैं, होम प्ले चेस आर नॉटी। एक दूसरा एग्जांपल और लिख लेते हैं, यहां पे दो थे ना, वहां पे तीन चार, चल ठीक है, जो भी नंबरिंग हो। द स्टूडेंट्स हु यू नो आर नॉटी, नॉटी मतलब नटखट। अब देखिए, यहां पे जो स्टूडेंट्स है सब्जेक्ट है, यहां पे भी जो स्टूडेंट्स है वो सब्जेक्ट है, ये जोड़ दिया गया इससे, वो स्टूडेंट्स नॉटी हैं, ये वर्ब है। ये स्टूडेंट्स को जोड़ दिया गया इससे, यही वर्ब है। अब बीच में जो बोला गया ना, ये स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, तो रिलेटिव क्लॉजेस तो बन ही गए हमारे यहां पे। अगर आपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताया तो रिलेटिव क्लॉज तो बन ही गया भाई ये। अब इसमें हमें सीखना कुछ ऐसा है भाई
कि ये पता करना है कि ये जो वर्ब आया है इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका ये मतलब है कि अ वर्ब कैन नॉट बी विदाउट एनी सब्जेक्ट, देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट। हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये काट दीजिए, यहाँ हो ही चाहिए। यानी इसका ये मतलब निकला है कि वो विद्यार्थी जो लोग चेस खेलते हैं वो बड़े नॉटी हैं। इसका क्या मतलब है, देयर इज अ वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है। अब अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है तो एक बात तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि अब जब इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पे, तो फिर क्लियर है, क्या क्लियर है कि जब इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है तो फिर वो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट हो नहीं सकता तो क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। एक वैरायटी तो क्वेश्चन की ये है, ठीक है ना। यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में दो दो वर्ब आए हैं आगे। कितने वर्ब आए हैं, चारों एग्जाम्पल में। यहां पे देखिए एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, ऐसे पीछे देख लें, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है। तो जब कभी भी आपको ये हु एंड हुम वाले पार्ट को चूज करना हो और दो दो वर्ब आपको दिखाई दें, तो जो आप इसको रिलेट करेंगे ना, तो जो वर्ब पास में रहेगा उसी से इसको रिलेट करके देखेंगे, बाद वाले से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि भैया पास में ही जब लिखा गया तो इसके बारे में बताया गया। तो एक केस तो ये हो सकता है कि हमने जो सेंटेंस की शुरुआत की नाउन से शुरू हुआ है उसी के बारे में पहले ही बता दिया। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जो नाउन आया हम उसके बारे में बताएं, तो रिलेटिव क्लॉज यहां आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड टाइप 2, एंड इन टाइप 2 विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ हु एंड हुम। तो आइए अब टाइप 2 को भी देख के समझने की थोड़ी कोशिश की जाए। यहां पे क्या है, जैसे मैं यहां पे टाइप 2 लिख देता हूं पहले। एक तो दो वर्ब आएगा, एक ही वर्ब आएगा। मान लेते हैं मैंने लिखा कि आई नो द सिंगर्स, आई नो द सिंगर्स, ये मान लीजिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। हो गया। अब आपने पूछा कि आप भैया कौन वाले सिंगर्स को आप जानते हो, तो मैंने बताया ये वाले सिंगर्स। तो अब मैं इन सिंगर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, तो अगर मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं तो आगे यहां जोड़ूंगा, इसके आगे तो वो मुझे रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना पड़ेगा। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन अगर जोड़ना है तो इस वाले वर्ड को, जो सिंगर्स है, आगे आने वाले वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। जो भी बनाना हो हमें, उसके बेसिस पे ही हम इसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये तो सही है ही, लेकिन यहां पे अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगाना चाहता हूं तो एक लगाता हूं हु, आई नो द सिंगर्स, हु, क्या लिख दो यहां पे, लिव हियर कर देते हैं, लिव हियर। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये एक वर्ब आया हुआ है, वर्ब। तो जाहिर सी बात है कि वर्ब है तो वर्ब तो बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकता। यानी आपने बोला कि मैं उन सिंगर्स को जानता हूं जो सिंगर्स यहां रहते हैं, तो रहने का काम कौन कर रहा है, ये सिंगर्स ही तो कर रहे हैं। चूंकि ये अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगा है, क्योंकि ये वाला वर्ड जो है इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है तो इसको डायरेक्ट आप किसी दूसरे के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर आप इनके बारे में आगे कुछ बताना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी अ वर्ब, एक वर्ब तो आप यूज करेंगे ही। तो उस वर्ब के लिए दैट विल बी आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जो भी बनाना चाहें आप। तो अगर आप इसको इससे जोड़ना चाहते हैं तो पता ये करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपने पता कर लिया कि ये वर्ब है और यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसको सब्जेक्ट ही होना पड़ेगा। जो लोग यहाँ रहते हैं तो अगर सब्जेक्ट होना पड़ेगा तो हु लगा दीजिए। मान लीजिए कि आप उसे आगे आने वाले ऐसा सेंटेंस उसके बारे में बताना चाहते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट बन जाए, तो आप हुम भी लगा सकते हैं वहां, हुम यू टीच, whom you teach, टीच। अब देखिए, मान लेते हैं सिंगर है, गाते हैं, पढ़ते वढ़ते भी होंगे और आप पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आया है, ये जो पूरी की पूरी बात कही गई है वो कही तो उन्हीं सिंगर्स के बारे में ही कही गई है। तो अब आपने बोला कि मैं उन सिंगर्स को जानता हूं। भैया कौन वाले सिंगर्स, भाई जिनको तुम पढ़ाते हो ना, जाते हो घर पे रोज पढ़ाते हो, पढ़ा करके आते हो, उन वो सिंगर्स को मैं भी जानता हूं। तो इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट तो हो चुका है, सॉरी ये सब्जेक्ट तो हो चुका है। तो जब ये इसका सब्जेक्ट आ चुका है तो अब वो इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अब उसको बनाना पड़ेगा हमें इसका ऑब्जेक्ट। तो आप सोच रहे हैं इसको लगाने की जरूरत क्या, ऐसे ही लगा दीजिए, तो गलत हो जाएगा ना। वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉज बना हुआ है और ये भी एक क्लॉज बना हुआ है। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए होता है।
तो जितने भी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, ये प्रोनाउन का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक कंजंक्शन का भी काम कर जाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जरूरत के हिसाब से आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर जाते हैं। तो इस सेंटेंस में या इस सेंटेंस में ये जैसे हु लगा हुआ है तो प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट का काम तो कर ही रहा है। लेकिन ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस आर कंजंक्शंस आल्सो, तो कंजंक्शन का भी काम कर गया, दो क्लॉजेस को जोड़ भी दिया। यहाँ पे बात अलग है कि सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग है, वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब यानी प्रेडिकेट अलग अलग है। तो वो होम कंजंक्शन भी अलग दिख रहा है, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, तो उस वाले वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। और चूंकि इस ये जो है सिंगर्स इस वाले वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है, अगर वो उस वाले वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है और डायरेक्ट आप उसको किसी से जोड़ ही नहीं सकते आगे कुछ बताना है, तो उसके लिए बीच में किसी न किसी एक मीडिएटर को लगाना पड़ेगा, और वही मीडिएटर है आपका ये होम। तो चूंकि इसका सब्जेक्ट आ चुका है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे बनेगा आपका होम। एक ये दूसरी वैरायटी है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि किसी नाउन या प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में यूज किया जा चुका है उसके बारे में हम आगे कुछ बता सकें। आप समझ पाए मेरी बात को? तो अगर आपको आगे कुछ बताना है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक वर्ब यूज करेंगे, वो वर्ब यूज करेंगे उसके आगे, तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। तो रिलेटिव प्रोनाउंस उसी पर्टिकुलर वर्ड को जो पहले आ रहा है आगे आने वाले वर्ब से जोड़ने के लिए यूज करते हैं ताकि उसके बारे में आप कुछ बता सकें। डायरेक्ट वर्ब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जिस भी वर्ड के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन या आगे बात बता रहे हैं वो किसी दूसरे वर्ब के लिए या तो सब्जेक्ट है या तो कॉम्प्लीमेंट है या तो ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट तो जुड़ ही नहीं सकता किसी से। तो बीच में वी नीड अ मीडिएटर, and that mediator is called relative pronoun, and all relative pronouns are conjunctions also। तो अगर वो conjunctions हैं तो conjunction में जोड़ देंगे, और pronoun चूंकि है relative pronoun है तो subject object दोनों जरूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसका एक और भी केस है, इसका ना एक और भी केस है, आइए मैं उसको समझाता हूँ। टाइप 3 लिख लीजिए। ये बड़े ही मतलब कि बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनके हेल्प से ना हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ा देते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट गिन लो, नंबर ऑफ वर्ब गिन लो, तो ये ज़्यादा जगहों पे काम करते हैं लेकिन हर जगह काम नहीं करते, कई जगह ये रूल फेल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कोई ट्रिक जादू से ना पढ़ें, जो इसका ओरिजिनल लॉजिक है आप उसी से पढ़ने की उसको कोशिश करें। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइप 3 के, तो इसमें कुछ ओपिनियन बताने वाले एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे कि कई बार आप देखते हैं लिखा रहता है वी नो, ऐसे बीच में लगा देते हैं, दे से, है ना, यू बिलीव, ये सब ओपिनियन ही तो है आपके। एंड ही कंसीडर्स, टेंस कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ये बस मैं ओपिनियन बनाने वाले वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, एटसेट्रा। तो अगर सेंटेंस में ये दिए रहे ये पूरा, तो इन्हें आप करेंगे इग्नोर, आप मान लेंगे कि सेंटेंस में है ही नहीं, इन्हें आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर, इनका सेंटेंस में कोई यूज नहीं होता है। समझे बात को? इसमें मैं कुछ थोड़ी कलाकारी करना चाहता हूं, देखें तो है क्या कलाकारी, किधर से किया जाए, इधर से किया जाए क्या, देखते हैं। गोल बन जाएगा? नहीं, तो लाइन ही खींच रहा है सिर्फ इधर, तो हाँ ये रहा, यहाँ शायद कुछ बने, नहीं यहाँ भी नहीं बन रहा, ये है क्या, कैसे बनाया जाए इसको? एक बार मैंने बनाया तो था, आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई मारते हैं इसको। हाँ, ये ऐसे मैंने गोला बनाया, गोला बनाने में भाई यहीं पे कैसे इसको फिल करते हैं, कलर भूल गया हूँ मैं। हाँ ये रहा, इसमें रेड कलर डाल देते हैं, आ गया। हाँ ठीक है, यही करना चाह रहा था मैं। तो अभी मैं इस गोले को थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? और हाँ ठीक है। तो जो ये ओपिनियन वाले एक्सप्रेशंस होते हैं, ओपिनियन वाले, यही लिख भी देता हूं मैं। अगर ओपिनियन वाले एक्सप्रेशंस आप यूज करते हैं ना, ओपिनियन एक्सप्रेशंस, कैसा दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा बहुत बढ़िया, खैर ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि इनका कोई मतलब होता नहीं सेंटेंस में। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि अब हु लगाना है कि हुम लगाना है? तो आइए कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हम देख लेते हैं कि हु लगाना है कि हुम लगाना है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई नो द बॉयज whom I know the boys whom they say
कैन डू द वर्क, कैन डू द वर्क, कैन डू द वर्क। मैं उन लड़कों को जानता हूं जो ये काम कर सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। मान लेते हैं कि स्टेटमेंट है। अगर आप ये क्यों इग्नोर करते हैं पहले ये समझिए। सबसे पहली बात कि इनको इग्नोर करने का सिंपल सा एक रीजन यही है, ये सेंटेंस के मेन मैसेजेस नहीं होते हैं। अगर ये सेंटेंस में मेन मैसेज नहीं होते हैं तो फिर इनको यूज करने का मतलब ही नहीं है। अगर आपने इसे इग्नोर नहीं किया और आपने ये ओपिनियन देने वाले एक्सप्रेशंस को नहीं पहचाना तो दिक्कत ये आएगी कि आप तुरंत देखेंगे कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और आपके मन में आ गया कि चलो ठीक है, आगे यही वाला वर्ब आया है, इसको इसी से जोड़ना है, तो इसका सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है, तो वो इसका ऑब्जेक्ट है, तो आप सही मान लेंगे। लेकिन ये तो मेन मैसेज है ही नहीं, तो इसको आप करेंगे इग्नोर कि ये सेंटेंस में है ही नहीं, आप मानेंगे ऐसा। और फिर इसके आगे जो बात हुई है आप उसको देखेंगे कि ये वर्ब है। तो अगर ये वर्ब यहाँ पे आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ब को रिलेट किया गया है वॉइस से। चूंकि जो वॉइस वर्ब है वो इस वाले वर्ब जो ये नाउन है, ये नाउन, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूं, ये जो नाउन है वो इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन्हीं लड़कों के बारे में मैं यहां बता रहा हूं। तो हमें पता है कि जब ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चुका है तो डायरेक्ट किसी दूसरे वर्ब के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है whom। अब ये whom जो यूज किया है वो इसी वर्ब के लिए आया है, तो वर्ब को बिना सब्जेक्ट के यूज कर नहीं सकते, यानी कि ये जो एंटीसीडेंट है ये इसके लिए सब्जेक्ट है। तो अगर वो इसके लिए सब्जेक्ट है तो एक बात तो क्लियर है कि सब्जेक्टिव केस ही यहां पे इसको लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके रिस्पॉन्स है, आप और क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस बनाए जाएं। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।